प्रेझेंटेशन मध्ये आज तुम्हाला कळेल. सो याच्यामध्ये सायन्स काय आहे, बनवण्यामध्ये किती रिमार्केबल इंजिनिअरिंग आणि टेक्नॉलॉजी यूज केली गेली ते तुम्ही आज इकडे बघणार. सो नेहमी मी माझ्या प्रेझेंटेशनच्या एंडला काही गोष्टी अनाउन्स करतो, पण तेव्हा मध्ये थोडा जमत नाही, तर मी थोडं स्टार्टिंगला काही गोष्टी सांगणार आहे तुम्हाला. सो हा जो ऑर्गनाइज केला आहे सेमिनार बोर्डी एस्ट्रॉनॉमी क्लब, एक मी असा व्हॉट्सअप ग्रुप सध्या एक बनवला आहे, काही जास्त कुठे ऑफिशियल झालेलं नाही मिळत, जिकडे मी अशा इव्हेंट्स बद्दल मी अपडेट्स देत राहतो आणि आपल्याकडे जे काही इव्हेंट्स मी घेतो, स्टार गेजिंग घेतो, असे सेमिनार्स घेतो, ते मी इकडे टाकत असतो. तर तुम्हाला कोणाला अजून जॉईन व्हायचं असेल, तुम्ही आले ना, तर लास्टला तुम्ही मला मोबाईल नंबर वगैरे आहे साईट्समध्ये मी टाकलेला असला. सो मैं हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि सब लोगों को कन्वीनियंट होगा. सो बोर्डी एस्ट्रोनॉमी क्लब ये एक मैंने ग्रुप बनाया, तो इसमें अगर आप लोग को ऐड होना है तो आप यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाला है स्लाइड्स के लास्ट में, आप देख सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे ऐड कर दूँगा. और मैं ये इवेंट्स क्यों लेता हूँ ऐसे सेमिनार्स या फिर स्टार गेजिंग इवेंट्स, क्योंकि हमारा जो ये लोकेशन है बोर्डी, यहाँ पे बहुत क्लियर स्काई है, बहुत ही लाइट पोल्यूशन कम है यहाँ पर, और मतलब स्टार गेजिंग के लिए और एस्ट्रोनॉमी की एक्टिविटीज के लिए सबसे बेस्ट, बहुत ही बेस्ट जगह है हमारे मुंबई के आसपास जितने भी एरिया है उसमें बोर्डी इज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोनॉमी के लिए. तो इसलिए हम लोग में से बहुत लोगों को पता भी नहीं यहाँ पर कि यहाँ से मिलती हुई भी क्रिकेटाइज मिलते हैं हमारे लोकेशन से. तो हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे इवेंट्स लेंगे तो लोगों को थोड़ा पता चलेगा इस फील्ड के बारे में, हमारी जगह एक्सप्लोर होने के लिए, मतलब हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी इस जगह को एस्ट्रोनॉमी थ्रू. और हमारा एक बोर्डी विलेज जो है ये एस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस भी हो सकता है आगे, स्टार गेजिंग के लिए, मतलब बाहर से लोग मिल्की वे शूट करने के लिए यहाँ पर आएंगे एंड ऑल दैट. तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक एस्ट्रो टूरिज्म डेवलप हो सकता है अगर हम सब लोग ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करेंगे. ठीक है, तो ये ऐसे इवेंट्स और सेमिनार्स लेने का जो मोटिव है वो यही है कि यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमी अवेयरनेस जनरेट होना चाहिए लोगों में, और खास करके यंग जनरेशन में. ठीक है, सो मैं अपनी पीपीटी अब आगे स्टार्ट करूंगा. सो गुड इवनिंग एवरीवन. आज का जो टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये अभी तक की बनाई हुई सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप भी हम बोल सकते हैं, कि इससे जो इमेजेस कैप्चर हुए हैं अभी तक वो बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही क्लियर एंड शार्प इमेजेस हैं. वो ऐसे क्यों है वो हम इस पीपीटी में देखेंगे कि बाकी के टेलीस्कोप्स के कंपैरिजन में ये इतनी बेस्ट क्यों है. तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आप देख सकते हो, ये जो इमेज है यहाँ पर, ये नासा की लेबोरेटरी में जब बनाई थी वहाँ का ये इमेज है. इसकी मिरर है, प्राइमरी मिरर, ये गोल्डन मिरर है क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए वैसे डिजाइन की है. तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई लास्ट ईयर 25 दिसंबर 2021 को, मतलब पिछले साल ही. अभी इस बार क्रिसमस में 1 ईयर कंप्लीट हो गया इस टेलीस्कोप का. और ये लॉन्च हुआ था, व्हीकल था उसका एरियन 5 रॉकेट. मतलब अभी अगर ये टेलीस्कोप को स्पेस में भेजना है ना, तो उसके लिए कुछ तो रॉकेट चाहिए, लॉन्च व्हीकल, जिससे हम लोग इसे ऑर्बिट तक पहुंचा सकते हैं. तो उसका जो व्हीकल था वो एरियन 5 रॉकेट. तो बेसिकली टेलीस्कोप कितनी बड़ी है उसमें आपको एक डेमो दिखाने के लिए, ये एक्चुअली टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन उसका एक प्रोटोटाइप जैसा बनाया ये दिखाने के लिए कि लोगों को कितनी बड़ी है टेलीस्कोप. यहाँ पे लोग खड़े हैं, 22 बाय 12 मीटर इसके डायमेंशन है टेलीस्कोप के. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नाम जो है जेम्स वेब, ये नासा का चेयरमैन उस टाइम जब अपोलो 11 जब भी लॉन्च किया था नासा ने, उस टाइम के जो चेयरमैन थे नासा के, तो उनके नाम पे ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये उनके ऑनर पे नाम रखा है. तो बेसिकली टेलीस्कोप होता क्या है ये हम लोग पहले देखेंगे. ये टेलीस्कोप इतनी पावरफुल क्यों है, उससे पहले टेलीस्कोप बेसिकली होता क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए. तो आप लोगों को पता है टेलीस्कोप क्या कर रहा है कि दूर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसे हम मैग्नीफाई करने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं. टेलीस्कोप एज इंस्ट्रूमेंट. तो टेलीस्कोप किसने इन्वेंट किया था आप लोगों को पता है, कोई बता सकता है यहाँ पे किसने इन्वेंट किया था टेलीस्कोप? नहीं, उसने बोल सकते हैं फ्रैंकली किया है. कई
टेलीस्कोप इन्वेंट किया था एक डच आई ग्लास मेकर हांस लीपर है। बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, बट ये एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। हांस लीपर वाज द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट द टेलीस्कोप। उसने तो ये 1608 में इन्वेंट किया था। वो एक चश्मे वाला था और उसने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, कॉन्वेक्स लेंस ली बड़ी, और यहाँ पे अपने तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसके फोकस पे यहाँ पे एक आईपीस रखी है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब आउटवर्ड शेप में ऐसा बल्ज होता है दोनों साइड में, तो ये कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों साइड में ऐसा बल्ज होता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, जो भी लाइट आती है फोकस करते हैं और उस पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो ये वहां पे हम लोग एक कॉन्केव लेंस लगा के, मतलब आईपीस लगा के हम लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्ट एम्प्लीफाई होता है। तो यही बेसिक वर्किंग है टेलीस्कोप का, कि एक बड़ी कॉन्वेक्स लेंस से लाइट को फोकस करने का, वहाँ पे दूसरी आईपीस लगा के उसको देखने का, तो वो लाइट मैग्नीफाई हो जाती है। मतलब इतने एरिया की लाइट एक जगह पे फोकस होती है, वहाँ पे लोग आईपीस लगा के देखते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है वर्किंग टेलीस्कोप पे, इतना ही है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है उसमें। तो उस टाइम पे उसने टेलीस्कोप बनाया, लेकिन गैलीलियो का नाम क्यों ज्यादा आता है उसने, तो आपको पता है गैलीलियो पहला आदमी था जिसने टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज की। मतलब वो पहला आदमी था जिसने टेलीस्कोप को स्काई की तरफ पॉइंट किया। इससे पहले टेलीस्कोप कौन यूज करते थे, आर्मी वाले शिप्स पे जो ट्रेवल करते हैं उन लोगों को दूर का देखने के लिए वगैरह, स्पाई करने के लिए मिलिट्री लोगों को। लेकिन गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज की। और उस टाइम पे कोपरनिकस ने एक थियरी उसकी सामने रखी थी, हेलियोसेंट्रिक थियरी। मतलब उस टाइम पे एक ऐसा बिलीफ था, रिलीजियस बिलीफ, जिसमें ऐसा बोलते हैं कि अर्थ सेंटर में और सारे प्लैनेट्स एंड सन उसको ऑर्बिट करते हैं। बट ये उस टाइम का मिसअंडरस्टैंडिंग था। कोपरनिकस ने सबसे पहले बोला हेलियोसेंट्रिक थियरी के बारे में। हेलियोसेंट्रिक मतलब हेलियो मतलब सन, सेंट्रिक सेंटर, सन सेंटर्ड थियरी, मतलब सन सेंटर में और सारे प्लैनेट्स उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। ये थियरी कोपरनिकस ने सबसे पहले रखी, लेकिन उस टाइम पे उतना किसी ने बिलीव नहीं किया उसके ऊपर, उस थियरी के ऊपर। तो गैलीलियो ने उस थियरी को सपोर्ट कैसे किया, उसको क्या लगा कि अगर मैं स्काई को अगर 20 टाइम्स से 30 टाइम्स मैग्नीफाई करके देखूंगा तो मैं इस यूनिवर्स को अच्छे से जान सकूंगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है, हेलियोसेंट्रिक है या जियोसेंट्रिक है। तो उसने अपने टेलीस्कोप बनाई ली है। ये टेलीस्कोप अभी तक इटली के म्यूजियम में रखे हैं। सो ये टेलीस्कोप 30 टाइम्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करती है और उसने एक वीडियो बनाई थी। उसने सबसे पहले क्या किया, जुपिटर को देखा। ये जुपिटर उसको बराबर ऐसा दिखाई दिया, ये जुपिटर एक स्पॉट ऐसा व्हाइट कलर का बड़ा, और फिर उसके साइड में से 4 डॉट दिखे। पहले 3 दिखे, एक 4 चौथा नहीं दिखा, तो उसको लगा ये नॉर्मल स्टार्स होंगे। लेकिन डेली उस डॉट्स को ऑब्जर्व करता गया, वो ड्रॉ करते गया एक बुक में, जैसा उसने देखा पहले एकदम, लेकिन दूसरे उसने देखा कि एक और डॉट निकला उसके पीछे से। फिर डेली उसके पोजीशन इस तरह चेंज हो गई। तो इन मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करके उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो डॉट्स है वो स्टार्स नहीं है, ये उसके मून से उसको ऑर्बिट कर रहे हैं, जुपिटर के मून। और उन मून्स को उसने नाम दिया गैलीलियन मून्स। उन मून्स के नाम है कैलिस्टो, गेनामाइड, आयो, यूरोपा। ये 4 मून्स हैं जुपिटर के मेजर मून्स। ये नॉर्मली कोई भी एमेचर टेलीस्कोप से अभी भी देख सकते हैं मून्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। उसने और भी डिस्कवर किया, वीनस की फेजेस डिस्कवर किए, फिर मार्स को भी देखा, मून के क्रेटर्स देखे। और इस जुपिटर के इस ऑब्जर्वेशन से उसने बोला कि अगर जुपिटर के मून उसको ऑर्बिट कर रहे हैं तो ये हेलियोसेंट्रिक थियरी भी सही हो सकती है, जो कोपरनिकस ने बोला। और उसके जो ऑब्जर्वेशन उसने भी जो किया उसके टेलीस्कोप से, उसने ये भी कंक्लूड किया कि कोपरनिकस करेक्ट है, आप भी देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम में उसको भी चर्च ने डोमिनेट किया और बोला कि ये रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है ऑल दैट। बट धीरे धीरे ये बात, जैसे न्यूटन आए, उसने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, फिर धीरे धीरे साइंस जैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी चीजें एक्सेप्ट होने लगी लोगों को कि कोपरनिकस करेक्ट है और कुछ रिलीजन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो उस टाइम पे टेलीस्कोप इन्वेंट हो चुका था और लोगों को पता चला कि अगर हम लोग को स्काई में देखना है, टेलीस्कोप ये अच्छा इन्वेंशन है। और हम लोग को अगर जितना ज्यादा रिजॉल्व करना है ऑब्जेक्ट, तो ये जो लेंस है इसका डायमीटर जितना बड़ा होगा ना, उतना हम लोग ज्यादा रिजॉल्व कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट
जितनी बड़ी होगी उतना बेटर होगा, लेकिन एक डिफेक्ट आने लगा उसमें। जितनी बढ़िया प्लेट्स बनाओगे ना, तो एक न्यूटन ने उस टाइम पे प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट की थी कि व्हाइट लाइट पास करने पर वो 7 कलर रेड ब्लू में स्प्लिट हो जाती है, लाइट डिस्पर्स होती है ग्लास मीडियम में। तो सेम ये लेंस में भी मिला कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग एंगल से स्प्लिट होने लगी, और फिर फोकस के इतने बड़े एरिया में स्प्लिट होने लगा, इमेज प्रॉपरली बन नहीं पाई फोकस में। तो इमेज कुछ इस तरह से होगा। तो देख सकते पुरानी बाइनोकुलर होगी अगर आपके पास, तो ऐसा रेनबो टाइप कलर इमेज आपको दिखाई देगी पुरानी बाइनोकुलर्स में, वो भी क्रोमेटिक एब्रेशन का डिफेक्ट है उसमें भी। तो ये डिफेक्ट उस टाइम पे पता चला लोगों को, तो क्या करेंगे, ये अगर डिफेक्ट हम लोग को निकालना है, तो उस टाइम पे आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो उसने क्या किया, अगर हम लोग लाइट ही फोकस करनी है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस से बेटर है हम लोग क्यों मिरर लेंगे, मतलब ऐसा की वजह होता है, तो हम लोग को ये भी लाइट फोकस कर सकता है। ये सेकेंडरी मिरर डाल के यहाँ पर लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ पर फोकस होगी और इससे रिफ्लेक्ट होगी, पूरा लाइट इस पे आएगी। जो मेरा वाला टेलीस्कोप है ये डिजाइन है, उसको न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में एक और रिवॉल्यूशन आ गया, ये जो डिफेक्ट था वो कम हो गया। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, बड़ी मिरर्स बनानी है, हम लोग को ज्यादा जरूरत है। तो ये न्यूटन की एक्चुअली उस टाइम की टेलीस्कोप है, ये भी म्यूजियम में रखी है। तो उससे पे विलियम पार्सन करके एक साइंटिस्ट है, उस टाइम पे 1845 में उसने एक 72 इंच की मिरर बनाई बड़ी, और वो ऑलमोस्ट उस टाइम की पहली ऑब्जर्वेटरी थी। ये ऑब्जर्वेटरी आप देख सकते हैं, ये टेलीस्कोप है, अभी वो बहुत पुराना हो गया, अभी खराब हो गया, नीचे रखा है, लेकिन उस टाइम पे वो वर्किंग था। 72 इंच की मिरर थी, डायमीटर मिरर का। एंड उस टाइम पे दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट या फिर कॉमन पीपल भी आके वहाँ पर, पोएट्स या फिर जो भी उस टाइम पे फिलोसोफर्स वगैरह थे, वो सब ये देखने आते थे ऑब्जर्वेटरी। और ये टेलीस्कोप से बहुत कुछ नई चीजें डिस्कवर हुई एस्ट्रोनॉमी में। तो ये उस टाइम का पेंटिंग है कि वो टेलीस्कोप ऐसे ही दिखती थी उस टाइम में। और एक टेलीस्कोप 1917 में बिल्ड की गई, जो है 100 इंच बुकर टेलीस्कोप। बुकर टेलीस्कोप उस टाइम की सबसे बड़ी टेलीस्कोप थी, और ये टेलीस्कोप से ही एडविन हबल ने उस टाइम पे ये प्रूव किया कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, मतलब फैल रहा है यूनिवर्स। क्योंकि उसने देखा कि जितने भी गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, सारी एक दूसरे से दूर जा रही है, मतलब क्या है कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और उसी के नाम पे, उसी के ऑनर पे हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है, सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब की पहले, वो उसके ऑनर पे रखा था, वो जो हबल टेलीस्कोप, हबल एडविन हबल एस्ट्रोनॉमर। और अभी के जो बड़े ऑब्जर्वेटरीज है, ये उसमें से एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप है VLT, उसकी इतने बड़े उसकी मिरर के जो डायमीटर है 8.2 मीटर्स के मिरर्स है उस टेलीस्कोप में। और ये टेलीस्कोप कहाँ पे, कैलिफोर्निया चिली में, और वो कहाँ पर है, माउंटेन टॉप पे, ऑलमोस्ट 2635 मीटर्स पे सीधे होके। देन और एक है ग्रैंड टेलीस्कोप इन कैनारीज। ये भी टेलीस्कोप, ये इस टेलीस्कोप का मिरर है 10 मीटर्स का, डायमीटर 10.4 मीटर्स, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है अभी भी वर्ल्ड की। ये ला पल्मा आइलैंड पे है, और इसकी भी हाइट है 2326 मीटर अबव सी लेवल, माउंटेन टॉप पे। फिर अभी की जो करंट लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है वर्ल्ड की, ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप, स्पेस में ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप, लार्ज बाइनोकुलर टेलीस्कोप। ये लार्जेस्ट में इसलिए कि मिरर डायमीटर तो 8.4 मीटर, लेकिन दो मिरर्स है ना, तो इन दोनों मिरर्स का कंबाइन इफेक्ट ऐसा होता है कि लार्ज 11.8 मीटर्स की मिरर होगी, इतना इफेक्ट है टेलीस्कोप। सो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, लार्ज बाइनोकुलर टेलीस्कोप, एरिजोना में। तो ये टेलीस्कोप्स तो हम लोगों को पता चला कि कैसे वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम लोग को यूनिवर्स को स्टडी करना है अच्छे से, तो हम लोग को यूनिवर्स विजिबल लाइट से हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। विजिबल लाइट मतलब जो हम लोग देखते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में जो हमको दिख रहा है, आजू बाजू में जो भी आपको दिख रहा है, कलर्स जो हम लोग बोलते हैं, रेनबो के 7 कलर्स है, तो सारे कलर्स मतलब वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं। लेकिन ये विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो पूरे लाइट रेडिएशन स्पेक्ट्रम जितना भी है, लाइट स्पेक्ट्रम, उसमें से सिर्फ ये इतना सा एरिया है विजिबल स्पेक्ट्रम, और उसी में इतने सारे कलर, मतलब हम लोग पूरे लाइट के स्पेक्ट्रम में से कितना सा एरिया देख सकते हैं।
क्या होता है कि हम लोग जो भी नेबुलास जो होते हैं, नेबुलास मतलब क्या होता है कि गैसेस के क्लाउड्स होते हैं हाइड्रोजन हीलियम, उसमें से स्टार्स फॉर्म होते हैं। अगर नेबुला के उस पर हम लोग को देखना है तो विजिबल लाइट ब्लॉक हो जाती है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट उनके थ्रू पास होती है। तो हम लोग उनके पीछे जो चल रहा है स्टार्स जो फॉर्म हो रहे हैं नेबुलास के पीछे के, वो हम लोग इस इंफ्रारेड रीजन से देख सकते हैं। मतलब हम लोग क्लाउड्स थ्रू भी जो सैटेलाइट होते हैं कुछ जो क्लाउड्स थ्रू भी देख सकते हैं, मतलब क्लाउडी वेदर भी होगा तो भी उसके नीचे का देख सकते हैं, तो इंफ्रारेड इमेजरी की वजह से। फिर रेडियो वेव्स भी यूज होते हैं। फिर ये लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे मतलब वायलेट के उस साइड को अल्ट्रावायलेट एक्सरे कैमरा है। तो इस ये रीजन की जो लाइट होती है वो हाईली एनर्जेटिक होती है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है। तो यूनिवर्स में जो भी वायलेट एक्सप्लोजन होते हैं जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन या फिर स्टार्स का कोलाइड होना, गामा रे बर्स्ट, ये सारी चीजें इन वेवलेंथ में हम लोग स्टडी करते हैं। उस इवेंट्स में ये लाइट ज्यादा इमिट होती है। तो हम लोग को यूनिवर्स को स्टडी करना है तो हम लोग को अलग अलग वेवलेंथ में स्टडी करना है। तो टेलीस्कोप्स में अलग अलग सेंसर्स होते हैं जो अलग अलग लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अच्छे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स हैं हमारे पास और ये सेंसर्स भी है तो हम लोग को स्पेस में टेलीस्कोप क्यों भेजने की जरूरत है? अगर ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप हम लोग अच्छे बना सकते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार है, स्टार लाइट यूनिवर्स में ट्रैवल करती है स्पेस में जैसे, लेकिन जब भी वो हमारे अर्थ में आती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ लाइट ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट भी जो वेवफ्रंट होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं उसके। तो हम लोग को इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। अगर पानी में से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे उस साइड पे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, उसकी वेवफ्रंट उसमें डिस्टॉर्ट हो जाएगी लाइट। तो उसके लिए अगर जो भी टेलीस्कोप को हम लोग यहाँ पे स्पेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भेजेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्लियर व्यू मिलेगा कंपेयर करके ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप। ज्यादा शार्प इमेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उससे अगर हम लोग स्पेस में टेलीस्कोप भेजते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक नीड बन गई है कि स्पेस टेलीस्कोप हम लोग को बनाने हैं। तो ईयर 1990 में एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च की गई जो अभी तक वर्किंग है और उसकी इमेजेस बहुत ही क्लियर है अभी तक भी। इसका नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जो अभी मैंने बोला है हबल के ऑनर पे टेलीस्कोप बनाया। तो ये लॉन्च की गई 24 अप्रैल 1990 को यूजिंग स्पेस शटल लॉन्च की गई। और उस टेलीस्कोप का ऐसा इंटरनल डिजाइन है, यहाँ पे उसकी प्राइमरी मिरर है 2.5 मीटर्स की, यहाँ से लाइट आएगी वो फोकस करेगी सेकेंडरी मिरर में, सेकेंडरी मिरर की बीजीबी लाइट यहाँ पे सेंसर्स को यहाँ पे इंफ्रारेड एंड ऑप्टिकल सेंसर्स है जो इमेज को प्रोसेस करेंगे। तो हबल टेलीस्कोप का ऐसा इंटीरियर है। और ये जो हबल टेलीस्कोप की मिरर कितनी बड़ी है ना, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देने के लिए ये रखा है। यहाँ पे कोई साइंटिस्ट है जो यहाँ पे मिरर उसको पॉलिश कर रहा है, पॉलिशिंग कर रही है। नॉर्मली मिरर ग्लास के बनाते हैं, ग्लास को एक पैराबोलिक शेप देते हैं ग्राइंडिंग थ्रू एंड उसको पॉलिशिंग करते हैं अच्छे से कि पॉलिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है टेलीस्कोप के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा मिरर पॉलिश होगा उतना वो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये मिरर का डायमीटर 2.4 मीटर्स और ये मिरर उसको तैयार होने के बाद जब ये टेलीस्कोप लॉन्च की गई थी तभी उसके फर्स्ट इमेजेस जो आए थे वो बहुत ही क्लियर थे। मतलब जो कंपैरेटिवली ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है उनके कंपैरिजन में ये इमेजेस मतलब उस टाइम में बहुत फेमस हो गए थे लोग, मतलब जो भी मेहनत की थी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम ने टेलीस्कोप के पीछे वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गई थी और ये इमेजेस बहुत ही फेमस हुए थे उस टाइम पे। सो ये गैलेक्सी है ARP 273, यहाँ से 300 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है, मतलब कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट उसे हमें मेजर करना है तो हम किलोमीटर ऐसे यूनिट नहीं लेते, मतलब लाइट ईयर्स लेते, प्रकाश वर्ष। तो 1 लाइट ईयर मतलब कितना हुआ? लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। ठीक है, लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर इतना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है। तो वो एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, एक दिन में कितना ट्रेवल करेगी, 1 मंथ में कितना ट्रेवल करेगी और 1 ईयर में कितना ट्रेवल करेगी। तो 1 ईयर में इतना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी ना, उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर, दैट इज
ट्रिलियन किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो ये जो गैलेक्सी आप देख रहे हो ये 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से, मतलब वो लाइट यहाँ पहुंचने में 300 मिलियन ईयर्स लगे। तो आप जो देख रहे हो गैलेक्सी का इमेज जो है वो आप गैलेक्सी वैसे नहीं देख रहे हो जैसे कि अभी है, लेकिन गैलेक्सी को वैसा देख रहे हो जैसे वो 300 मिलियन ईयर्स पहले थी, क्योंकि उस टाइम की लाइट अभी यहाँ पे पहुंची है। तो हबल ने कैप्चर किया। तो ये आप टाइम के पीछे देख रहे हो, ठीक है। ये जो इमेज है वो 300 मिलियन ईयर्स पहले का देख रहे हो। सेम वैसे ही ये स्टार क्लस्टर है, स्टार फॉर्मिंग रीजन NGC 3603 का ये भी हबल ने कैप्चर किया था। ये 20,000 लाइट ईयर्स दूर है यहाँ से ये स्टार क्लस्टर। तो इसको यह 20,000 ईयर्स पुराना देख रहे हो, क्योंकि वो लाइट यहाँ पहुंचने में ऑलमोस्ट 20,000 ईयर्स लगे, ठीक है। तो ये भी हबल ने कैप्चर किया, बहुत ही क्लियर इमेज देख सकते हो। फिर ये कैलिना जो था 7,500 लाइट ईयर्स दूर यहाँ से। फिर उस टाइम में हबल ने ये ओरायन नेबुला जो यहाँ से 1,300 लाइट ईयर्स दूर है, 1300 साल पुराना देख रहे हो। ये नॉर्मली छोटे टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं हम लोग। फिर ये बहुत ही फेमस होता है ये इमेज, इसको बोलते हैं पिलर्स ऑफ क्रिएशन। मतलब ये ईगल नेबुला के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे इसमें जो डिस्टेंस है एक पिलर का ऑलमोस्ट 4 लाइट ईयर का इतना डिस्टेंस है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4 लाइट ईयर्स। और ये मतलब स्काई के रीजन में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही छोटे रीजन में ये इतना ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप देख सकते हैं इतना 4 लाइट ईयर्स यूनिवर्स कितना बड़ा है इसका एक अंदाजा लगा सकते हो इस इमेज से। देन उस टाइम में हबल ने एक इमेज कैप्चर की थी जिसे बोलते हैं हबल डीप फील्ड। जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है ना अर्सा मेजर, उसके ऊपर का एक रीजन सिलेक्ट किया गया, जो रीजन में ज्यादा स्टार्स वगैरह अपने गैलेक्सी के ज्यादातर नेबुला स्टार्स कुछ है नहीं, एम्प्टी है मोस्टली वो स्काई का रीजन। तो उस रीजन पे ये हबल टेलीस्कोप ने 22 डेज तक कंटिन्यूसली वहां पर कैप्चर करते रही। हबल टेलीस्कोप हम लोग नॉर्मली जो कैमरा से एक्सपोजर देते हैं इमेज कैप्चर करने के लिए, हमें मिल्की वे कैप्चर करना है, स्काई कैप्चर करना है, फोटो स्टार्स, तो हम लोग 30 सेकंड्स का 15 सेकंड्स का एक्सपोजर देते हैं, मतलब 30 या 15 सेकंड्स तक वो लाइट कैप्चर करते रहते हैं कैमरा का सेंसर, मतलब उसमें ज्यादा लाइट कैप्चर होती है, इमेज इतनी शार्प होती है। तो ये हबल टेलीस्कोप 22 डेज तक एक स्काई के एक ही पोजीशन पर कंटिन्यूसली एक्सपोजर दे रहा था 22 डेज तक, और उसने जो कैप्चर किया उस टाइम पे वो ये इमेज था। अब ये इमेज क्या है, यहाँ पर जितना भी हम देख रहे हो यहाँ पूरे इमेज में एक सिंगल डॉट कोई भी ले लो इस इमेज का, एक सिंगल डॉट मतलब एक एंटायर गैलेक्सी है। गैलेक्सी एक सिंगल डॉट मतलब एक एंटायर गैलेक्सी, ईच गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 200 बिलियन स्टार्स, मतलब एक सिंगल डॉट भी आता मतलब 200 बिलियन स्टार से भी ज्यादा है। अगर स्काई का एक मून जितना स्काई में होता है ना, मून के 50 पार्ट्स करो तो 50 पार्ट्स में से एक पार्ट जितना स्काई में एरिया अगर आप सेलेक्ट करोगे उतने एरिया में से भी उतना ही एरिया है जो कैप्चर किया, तो इतने एरिया में भी मोर देन 3000 गैलेक्सीज कैप्चर किए। मतलब एंटायर यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सीज होंगे वो आप इमेजिन कर सकते हो इस इमेज में। और ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी ये इमेज है, उस टाइम पे हबल ने कैप्चर किया था, जिसे हबल डीप फील्ड बोलते हैं उसको। सो इसी हबल डीप फील्ड में हबल ने उस टाइम पे यूनिवर्स की ओल्डेस्ट गैलेक्सी कैप्चर की थी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइट इन यूनिवर्स। उस गैलेक्सी का नाम GN-Z11, और ये गैलेक्सी तब की फॉर्मेशन फॉर्म हुई थी जब यूनिवर्स 300 मिलियन ईयर्स का था, मतलब बिग बैंग के बाद सिर्फ 300 मिलियन ईयर्स के बाद ये गैलेक्सी फॉर्म हुई थी उस टाइम पे, तभी का ये इमेज है। तो ये इमेज रेड की है यहाँ पर दो सोच सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जैसे एक्सपांड हो रहा है ना, तो एक यहाँ पर एक कंसेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर आपसे दूर जा रहा है, अगर कार बॉडी अगर आपसे दूर जा रही है तो उसकी जो साउंड है वो आपको लो पिच सुनाई देगा, अगर कार आपकी तरफ आ रही है तो उसका साउंड आपको हाई पिच सुनाई देगा, उसको डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। क्योंकि अगर बॉडी अगर आप यहाँ पर खड़े हो, आपकी तरफ एक बॉडी आ रही है, उसके साउंड में जो है वो कॉम्प्रेस हो जाता है, और अगर आप यहाँ पे खड़े हो आपसे दूर जा रही है बॉडी तो उसके साउंड में स्ट्रेच हो जाता है, तो फिर यहाँ पे लो पिच सुनाई देगा, हाई पिच सुनाई देगा, उसको डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। सेम इफेक्ट लाइट के साथ भी होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है ना तो उसकी लाइट जो है वो
ब्लू शिफ्ट हो जाएगी, तो उसकी लाइट वेवलेंथ कंप्रेस हो जाएगी, तो उसको ब्लू शिफ्ट होता है, दूर जा रही ऑब्जेक्ट में रेड शिफ्ट हो जाएगी। तो एडविन हबल ने 1920s में देखा था कि सारी गैलेक्सीज की लाइट जो है वो रेड शिफ्टेड है, मतलब सारी गैलेक्सीज दूर जा रही है हम लोग से, इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। तो अगर यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो जितनी भी दूर जा रही है ना गैलेक्सीज, उनकी लाइट हमारी तरफ रेड शिफ्टेड होकर आ रही है, मतलब इसलिए कि दूर की जो गैलेक्सी है रेड कलर की दिख रही है। अगर इससे ज्यादा हमको दूर देखना है तो हम लोग को वो लाइट और स्प्रेड हो जाएगी इंफ्रारेड में, तो तभी हम लोग को पता चला कि इंफ्रारेड टेलीस्कोप की हम लोग को जरूरत है, एक स्पेस टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड होगी कंप्लीटली, जिससे हम लोग और बिग बैंग के बाद जो फर्स्ट गैलेक्सी जो फॉर्म हुई होगी ना उस टाइम पे वो हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट स्टार कैसे इवॉल्व हुआ, फर्स्ट गैलेक्सी कैसे फॉर्म हुई बिग बैंग के बाद। तो उस टाइम पे कभी नीड पड़ी एक ऐसी टेलीस्कोप की जो कंप्लीटली इंफ्रारेड होगी, कंप्लीटली इंफ्रारेड लाइट में देखेगी वो टेलीस्कोप। तो तभी आइडिया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मिरर देख सकते हो, ये गोल्डन है, यहाँ पर सनशील्ड है, यहाँ पर सेकेंडरी मिरर है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। तो जेम्स वेब की जो मिरर है, अभी आप देख सकते हैं ये हबल टेलीस्कोप की मिरर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसके कंपैरिजन में हबल टेलीस्कोप की मिरर, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में जेम्स वेब की मिरर। तो इतनी बड़ी मिरर की टेलीस्कोप मतलब कितने क्लियर इमेजेस आएंगे इससे, ठीक है। तो इसकी जो हबल की मिरर जो है वो 2.4 मीटर्स की है, ये इसकी 6.5 मीटर्स की मिरर है। तो अभी 6.5 मीटर्स की मिरर बनाना कितना डिफिकल्ट होगा, इतना बड़ा ग्लास का मटेरियल उसको प्रॉपरली शेप देना। तो उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया, इतनी बड़ी मिरर बनाने से बेटर है छोटे छोटे मिरर सेगमेंट बनाओ हेक्सागोनल और उनको ज्वाइन कर दो, तो इतनी बड़ी मिरर बन जाएगी, तो सारे ज्वाइन करके ऐसे अलाइन कर देने की, फिर ये मिरर बन जाएगी। तो उसका जो एक हेक्सागोनल सेगमेंट है वो सिर्फ 20 किलोग्राम होता है, तो ज्यादा वेट भी नहीं होगा, वेट भी कम होगा, तो हम लोग को लॉन्च करने के लिए, रॉकेट से लॉन्च करने के लिए फ्यूल भी कम लगेगा। अगर इतना कम वेट हम लोग इतना ज्यादा वेट में हम लोग फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम होगा, कम वेट में तो कम फ्यूल कंज्यूम होगा, तो कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा मिशन, ठीक है। तो उसकी मिरर में 18 हेक्सागोनल सेगमेंट बनाएंगे और एक सेगमेंट 1.32 मीटर्स के डायमीटर, एक सेगमेंट उसका। ये देख सकते हैं यहाँ पर लेबोरेटरी में, नासा के लेबोरेटरी में ये मिरर बनेगी। यहाँ पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनको पूरा वो सूट के अंदर, पूरा वो सूट पहन के अंदर जाना होता है, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट के अंदर गया तो टेलीस्कोप के मिरर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो मिरर सबको हल्के भी बनाने हैं और मजबूत भी चाहिए। तो बेरिलियम एक एलिमेंट है, बेरिलियम जैसे आयरन होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, वैसे बेरिलियम भी एक एलिमेंट है। उस बेरिलियम से मिरर्स बनाएंगे, ग्लास से नहीं बनेंगे, ग्लास ज्यादा हैवी होगा, बेरिलियम हल्का होगा, बेरिलियम थोड़ा मजबूत भी होता है। तो बेरिलियम से उस जेम्स वेब टेलीस्कोप की मिरर्स बनाएंगे। और बेरिलियम कहाँ से निकाला गया है, उतना माइन से, साउथ अमेरिका में सब है, वहाँ पर उतना माइन से ये बेरिलियम का एक्सट्रैक्ट किया गया, प्योर बेरिलियम निकाला उसमें से, एंड उस बेरिलियम को उस शेप में काटा, हेक्सागोनल सेगमेंट्स में, जैसे हम लोग मिरर्स बना रहे हैं। देन उस बेरिलियम को प्रॉपर ऐसा पैराबोलिक कॉन्केव शेप होना चाहिए, जो मैंने बोला मिरर्स के लिए अगर हम लोग को लाइट फोकस करनी है तो उसको पैराबोलिक शेप होना चाहिए। तो शेप दिया गया, फिर उसको अच्छे से पॉलिशिंग भी किया, फिर मिरर के लिए सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग दी। नॉर्मली मिरर जो लाइट रिफ्लेक्ट कर देगी उनकी एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, तो ये सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग दी है स्मूथिंग करने के बाद। तो ये मिरर्स जो है वो हमें कैसे बनाने हैं, अगर हमें ये स्पेस में भेजना है कंप्लीट टेलीस्कोप, स्पेस का टेम्परेचर कितना होता है, -270 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। सो उस टेम्परेचर पे ये मिरर्स अच्छे से टिकने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपांड होगा, कम होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मिरर्स का जो एक्यूरेट जो हम लोग पैराबोलिक शेप देते हैं उसको, वो शेप थोड़ा भी चेंज हो गया तो इमेजेस डिस्टॉर्ट हो सकती है, इमेज इम्परफेक्ट आ सकती है। तो उसके लिए क्रायोजेनिक टेस्ट किए गए, मतलब ये बहुत ही लो टेम्परेचर रूम्स में उसको रखा गया कि टेस्ट करने के लिए क्या इफेक्ट होता है उसका टेम्परेचर पे। देन कंप्लीटली सारे इंस्पेक्शन होने के बाद उस मिरर को गोल्ड से कोट किया गया, गोल्ड की कोटिंग दी गई पूरे मिरर्स को। गोल्ड की कोटिंग क्यों दी गई, क्योंकि हम लोग ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड बनाना है, तो गोल्ड इज अ वेरी गुड इंफ्रारेड रिफ्लेक्टर। इंफ्रारेड लाइट
रिफ्लेक्ट करने के लिए गोल्ड ये अच्छा एलिमेंट है, गोल्ड इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो अगर हम लोग को टेलीस्कोप कंप्लीटली इंफ्रारेड बनाना है तो गोल्ड की एक 100 माइक्रोमीटर की थिन लेयर उस मिरर पे चढ़ाएंगे डिपॉजिट की। यहाँ पर ये जो देख सकते हो, यहाँ पर ये वैक्यूम चेंबर है जिसके अंदर ये कोटिंग अप्लाई करते हैं मिरर को। फिर सारे इंस्पेक्शंस होने के बाद उसकी ये सारे मिरर्स उसको ऐसे अलाइन किए गए टेलीस्कोप के ऊपर। फिर उसकी जो सेकेंडरी मिरर है जेम्स वेब की, मतलब जो नॉर्मली सेकेंडरी मिरर जो है टेलीस्कोप जेम्स वेब की है, तो सेकेंडरी मिरर भी उसी से प्रोसीजर से कंप्लीट किया गया। फिर सारे टेलीस्कोप पूरा असेंबल किया एक जगह पर, वो मिरर सारे अलाइन किए और वो मिरर सेलेक्ट करने के बाद वो टेलीस्कोप पे माउंट करना मिरर बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है क्योंकि इतना हैवी मतलब जो पूरा सेटअप है तो बहुत ही ध्यान से वो टेलीस्कोप के ऊपर माउंट करना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा भी क्रैक गया तो ये पूरा टेलीस्कोप का बजट है $10 बिलियन, उतना नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही रिस्की जॉब होता है। तो मोर देन थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की टीम ने मिलकर ये पूरा काम किया। देन अगर हमको इंफ्रारेड में देखना है तो हमको इंफ्रारेड सेंसर्स चाहिए। सो इंफ्रारेड जैसे रेड खत्म होता है हम लोग के विजिबल स्पेक्ट्रम में तो नियर इंफ्रारेड चालू होता है स्पेक्ट्रम का पार्ट। ये नियर इंफ्रारेड नीर क्या भी बोलते हैं, नियर इंफ्रारेड कैमरा सेंसर है ये उस टेलीस्कोप पे अप्लाई किया कि मतलब हमें माउंट किया कि ये नियर इंफ्रारेड लाइट को ये कैप्चर करेगा। देन ये मिड इंफ्रारेड मतलब बहुत बड़ा इंफ्रारेड के और अंदर के रीजन्स का ये लाइट कैप्चर करेगा, मिड इंफ्रारेड सेंसर्स। तो ये कैसे बनाए, आर्सेनिक डोप सिलिकॉन पिक्सेल्स ऐसे बन होती है, उसका रिजोल्यूशन है। आर्सेनिक डोप के अंदर डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी से ऐड करना उसको डोपिंग बोलते हैं। सो आर्सेनिक से उसको डोपिंग किया है इम्प्योरिटी से ऐड करके। देन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेलीस्कोप का मिरर के बाद जो है उस टेलीस्कोप को ठंडा रखना। मैंने आपको बताया कि टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करने के लिए बनाई है। तो इंफ्रारेड लाइट मतलब क्या है, नॉर्मली हम लोग की बॉडी भी इंफ्रारेड लाइट इमिट करती है। जो भी बॉडी को टेम्परेचर होता है वो इंफ्रारेड लाइट इमिट करती है। तो टेलीस्कोप का भी खुद का टेम्परेचर अगर होगा ज़्यादा तो वो टेलीस्कोप की भी इंफ्रारेड लाइट वहाँ पे सेंसर्स में कैप्चर होते हैं। तो टेलीस्कोप को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो -220 डिग्री सेल्सियस तक उसको रखना है हम लोग को टेलीस्कोप को। तो सनलाइट हमको बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं इस प्रोसेस में क्योंकि सनलाइट से टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही गर्म हो सकते हैं और अगर इंस्ट्रूमेंट्स ही गर्म हो जाएंगे तो वो फेंट स्टारलाइट को कैसे कैप्चर करेगा, इंफ्रारेड लाइट को, अगर इंस्ट्रूमेंट्स ही गर्म हो जाएंगे। तो उसके लिए ये सनशील्ड बनाएगी जो सनलाइट को ब्लॉक करेगी। तो सनशील्ड जो है वो ये 5 शीट्स बनेंगे जो टेलीस्कोप को शील्ड करेंगे। लेकिन 5 शीट्स भी बनाएगा, एक ही हम लोग बड़ा शीट बना सकते हैं ना, 5 अलग अलग बना देने से अच्छा है। तो वो क्यों बनाएगी, अलग 5 अलग अलग लेयर हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो पहली लेयर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, फिर उसमें से भी थोड़ी बहुत जाएगी और दूसरी लेयर रिफ्लेक्ट करेगी। फिर इन लेयर्स के बीच में जो गैप है ना वो कंप्लीटली वैक्यूम है, स्पेस में होगा टेलीस्कोप। तो वैक्यूम से वो कन्वेक्शन थ्रू हीट जाएगी नहीं उसके अंदर, और ये बहुत बड़ा फायदा है इसके अंदर का जो गैप है वो। और ये साइड में जो टेलीस्कोप रहेगी वो ठंडी
प्लस है इस टेलीस्कोप के अंदर लगाए गए, जो इंस्ट्रूमेंट्स को -220 डिग्री उससे भी बिलो टेम्परेचर पे रखते हैं उस सेंसर्स को। सो ये पूरी टेलीस्कोप जो है वो ऐसी बनाई है कि कंप्लीटली वो फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये रॉकेट पे बिठाना है और हम लोग को लॉन्च करना है। ये कंप्लीटली टेलीस्कोप ऐसी बनाई है, फोल्ड कर सकते हैं कंप्लीटली इसको हम लोग, और हम लोग रॉकेट पे बिठा सकते हैं। अगर हम लोग रॉकेट पे लेके जाना है, हम लोग को रॉकेट भी उसका ऐसा सिलेक्ट करना है लॉन्च व्हीकल जो भरोसे का, मतलब जिसने अभी तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्च मिशंस किए होंगे, ज्यादा सैटेलाइट सक्सेसफुल ऑर्बिट पे सेंड किए होंगे। सो इसका रॉकेट सिलेक्ट किया एरियन फ्लाई रॉकेट, इसका हाइट है 50 मीटर्स, ये पूरे रॉकेट का वजन है 7,70,000 kg, और इसका पेलोड कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेलोड कैपेसिटी क्या होता है, कितना केजी का सैटेलाइट रॉकेट ऑर्बिट तक लेके जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेलोड कैपेसिटी। तो इस रॉकेट का पेलोड कैपेसिटी है 10 टन्स, 10 टन्स जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में। जियोस्टेशनरी मतलब ज्यादा हाइट पे होता है वो ऑर्बिट, नॉर्मली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पे होते हैं, जो अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी से मूव होते हैं। और जो दूसरा लो अर्थ ऑर्बिट LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हमको सैटेलाइट भेजना है तो 20 टन तक का भी चलेगा इस रॉकेट के लिए। और जेम्स वेब का जो वजन है वो 6,200 kg, मतलब 6.2 टन, तो जो प्रॉपर है इसके टेलीस्कोप के हिसाब से। तो ये रॉकेट इसके लिए सिलेक्ट किया गया। एंड इस लॉन्च के लिए एक्चुअली इसका जेम्स वेब का लॉन्च जो है वो पिछले 4-5 साल से डिले होता गया टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, बट फाइनली 25 दिसंबर 2021, मतलब पिछले साल क्रिसमस के दिन ये फाइनली लॉन्च किया गया ये टेलीस्कोप। एंड ये टेलीस्कोप लैग्रेंज पॉइंट पे, मतलब L2 पॉइंट पे 24 जनवरी को पहुंचा बाय इंडियन फायर ऑफिस। और वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम उसका था कि वो अनफोल्ड होना कंप्लीटली, ये यहाँ पर पूरा फोल्ड है ना, वहां पे जाके कंप्लीटली अनफोल्ड होना वो बहुत ही रिस्की टास्क था, कि वहां पर जाकर मतलब इतना करने के बाद, बाहर जाने के बाद वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, सारी चीजें प्रॉपरली काम होनी चाहिए। क्योंकि जब ये हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया था ना 1990 में, तभी स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम आया था कि इमेजेस परफेक्टली नहीं आती, जो मिरर, प्राइमरी मिरर और सेकेंडरी मिरर जो उसमें जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस जस्ट एक अपना ह्यूमन हैंड जितना होता है ना थिकनेस, उस थिकनेस के भी 50 टाइम्स अगर हम लोग डिवाइड करेंगे उसके 50 पार्ट्स, उतने थिकनेस में पर उसका डिस्टेंस ये वैरी हुआ था, और उसके वजह से क्लियर इमेजेस नहीं आए थे। तो उसके बाद एक मिशन किया था, उसको उसके सेंसर्स चेंज किए थे हबल टेलीस्कोप के, और उसके बाद क्लियर इमेजेस हम लोग को मिले थे। लेकिन वो हबल टेलीस्कोप कहाँ पे है, हबल टेलीस्कोप लो अर्थ ऑर्बिट पे है, और वहां से 90 मिनट्स में एक रिवॉल्यूशन हबल टेलीस्कोप कंप्लीट कर रहा है। सो ये पास में, हबल टेलीस्कोप इतना पास में है कि हम लोग यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स भेज के हम लोग ऐसे मिशन कर सकते हैं उसको रिपेयरिंग के। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यहाँ से लैग्रेंज पॉइंट पे 150 मिलियन माइल्स दूर, वहां के लिए हम लोग कोई मिशन नहीं कर सकते एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए। तो जो भी हम लोग को करना है सब प्रॉपरली परफेक्ट करके इस टेलीस्कोप को भेजना है। तो वहां पर जाने के बाद टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट सारे प्रॉपरली वर्क होने चाहिए, कंप्लीटली टेलीस्कोप अनफोल्ड होना चाहिए वहां पहुंचने के बाद। वो बहुत बड़ा रिस्की जॉब था उसके लिए। तो सक्सेसफुली वो सारी चीजें परफेक्टली हुई, मिरर्स भी प्रॉपरली अलाइन हुए, और 12 जुलाई को इसी साल 2022 में 12 जुलाई को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने फर्स्ट इमेजेस पब्लिश किए, रिलीज किए अपने फर्स्ट इमेजेस। तो आप लोग देखो ये इमेजेस कितने मतलब रिवॉल्यूशनरी, कितने क्लियर एंड शार्प इमेजेस इसने प्रोवाइड किए थे। तो जो मैंने हबल डीप फील्ड इमेज बताई थी ना, सेम जगह पर जेम्स वेब ने भी इमेज कैप्चर की, और उसने जेम्स वेब ने अपनी जेम्स वेब डीप फील्ड बनाई, वो इमेज ये है, क्या आप देख सकते हैं। हाँ, ये जेम्स वेब की डीप फील्ड, यहाँ पर सिंगल डॉट कोई भी आप ले लो, एक सिंगल डॉट मतलब एक एंटायर गैलेक्सी है। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में है ना, ये हबल की डीप फील्ड है, यहाँ पर जेम्स वेब की डीप फील्ड है। और ये जो जेम्स वेब की डीप फील्ड है, हबल का मैंने बोला था 22 डेज तक वो एक्सपोजर देता गया उस रीजन पे, और ये जेम्स वेब ने जो किया है वो सिर्फ 12.5 आवर्स में ये इमेज कैप्चर किया। तो इसलिए जेम्स वेब इतना एफिशिएंट है कंपैरेटिवली हबल। तो हबल ने जो 22 दिन में किया था वो 12.5 घंटे में सिर्फ जेम्स वेब ने उससे भी बेटर इमेज प्रोड्यूस करके दिखाया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज में यहाँ पर जो ऐसे लाइन्स है ना, ऐसे सर्कुलर, ये इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके
ये देखो इसकी इमेज भी कंप्लीटली रेड है, इतनी रेड शिफ्टेड हो गई है गैलेक्सी के लाइट यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से। देन ये एक इमेज है जेम्स वेब ने कैप्चर किया था कैरिना नेबुला। सो बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है यहाँ पर। और इंफ्रारेड लाइट का देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो गैलेक्सी साउदर्न नेबुला है यहाँ पर ये नियर इंफ्रारेड सेंसर से कैप्चर किया है, ये मिड इंफ्रारेड सेंसर से कैप्चर। सो हमें जितना हम इंफ्रारेड लाइट के अंदर जाते हैं ना, हम लोग ज्यादा इंफ्रारेड लाइट से कैप्चर करेंगे ना, उतना हम लोग को जो डस्ट एंड गैस का क्लाउड्स होते हैं ना उनके थ्रू दिखाई दे सकते हैं, मतलब उनके पीछे क्या है वो हम लोग देख सकते हैं। अभी हमें मिड इंफ्रारेड में हम लोग अंदर के जो स्टार फॉर्मिंग रीजन्स जो है वो ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं कंपैरेटिवली नियर इंफ्रारेड। ये स्टीफन पिकेट गैलेक्सी ये भी नियर इंफ्रारेड सेंसर से किया है और ये सेम गैलेक्सी मिड इंफ्रारेड से। तो यहाँ पर जो डस्ट क्लाउड्स है वो इतने ट्रांसफर हो गया, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स जो है वो ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं, मतलब स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं एक नेबुला के अंदर वो हम लोग इंफ्रारेड लाइट से ऐसे देख सकते हैं। तो इसके जेम्स वेब टेलीस्कोप का ये मेन एडवांटेज है, इंफ्रारेड है मतलब कंप्लीटली इंफ्रारेड से कैप्चर कर दिया तो हम लोग जो स्टार फॉर्मिंग रीजन्स है उनको अच्छे से देख सकते हैं। फिर जेम्स वेब ये पहली टेलीस्कोप है जिसकी वजह से हम लोग किसी दूसरे मतलब एक्सोप्लैनेट जो होते हैं ना, एक्सोप्लैनेट क्या होता है कि जो दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं, जो दूसरे सन नहीं दूसरे स्टार्स को ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स उनको एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। तो उनके एटमॉस्फेयर को सबसे पहले डिटेक्ट कर पाएंगे ये जेम्स वेब टेलीस्कोप से। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जेम्स वेब टेलीस्कोप का। देन ये कार्टनी गैलेक्सी ये नियर इंफ्रारेड रीजन में कैप्चर किया है, ये मिड इंफ्रारेड रीजन में, और ये दोनों का कंबाइन नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड से दोनों का कंबाइन इमेज प्रोसेस किया है करके कंपोजिट। तो इसको जेम्स वेब ने जुपिटर भी बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया, मतलब जुपिटर में भी क्लियरेस्ट इमेज इसने कैप्चर किया। यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस करने का यहाँ पर जैसे ग्रेट रेड स्पॉट है जुपिटर के ऊपर। ग्रेट रेड स्पॉट क्या है, जुपिटर के ऊपर एक बहुत बड़ा साइक्लोन है, बहुत ही ऑलमोस्ट 200-300 सालों से यहाँ पर साइक्लोन है जुपिटर के ऊपर जिसको ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर जो दिखाई दे रहा है नॉर्थ और साउथ बोलते हैं, इसको ऑरोरास बोलते हैं। ऑरोरा बोरियालिस या फिर अर्थ पे हम लोग जो नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं ना, नॉर्दर्न लाइट्स मतलब ऑरोरा बोरियालिस। वो क्यों फॉर्म होता है, सन की जो चार्ज पार्टिकल्स सन में से जो निकलते हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होके वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके वो रेडिएट होते हैं, इसलिए हम लोग नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही है। तो ये अर्थ पे नहीं होता, ये जुपिटर पे भी होता है, बाकी प्लैनेट्स पे भी होता है। जो भी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड है उन सारी प्लैनेट्स पे ये इफेक्ट होता है। तो ये थोड़ा सा जूम आउट इमेज है जुपिटर का जेम्स वेब ने कैप्चर किया है। यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट है, यहाँ पर ऑरोरास है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न ऑरोरास, और ये इंफ्रारेड लाइट्स हम लोग ने कैप्चर किए इसलिए जुपिटर के रिंग्स भी दिख रही है। नॉर्मली ऑप्टिकल लाइट्स से जुपिटर के रिंग्स ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल हो जाते हैं कैप्चर करना, लेकिन इंफ्रारेड लाइट की वजह से हम लोग इसके रिंग्स भी कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत फेमस है, सैटर्न के रिंग्स बहुत बड़े हैं और ब्राइट है, इसके लिए हम लोग विजिबल लाइट से भी देख सकते हैं नॉर्मल अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से, लेकिन जुपिटर के जो रिंग्स है वो हम लोग इंफ्रारेड विजन की वजह से देख पाए। और यहाँ पे इसके जुपिटर के मून्स भी है, हिमालय है, यहाँ पर दूसरे भी मून्स हैं। फिर ये नेपच्यून है, नेपच्यून को भी जेम्स वेब ने कैप्चर किया अभी रिसेंटली। यहाँ पर नेपच्यून का सबसे बड़ा मून ट्रिटॉन है, नेपच्यून के भी रिंग्स है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके मून्स भी कैप्चर हुए इस वीडियो में। ये इमेज अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही जेम्स वेब ने रिलीज की थी। ये बहुत ही मतलब जेम्स वेब ने अभी तक जितने भी इमेज अभी तक जितने कैप्चर किए उसमें से वन ऑफ द बेस्ट इमेज ये है, बहुत ज्यादा फेमस हुई। ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन जो हबल ने भी कैप्चर किया है, यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, हबल ने जो कैप्चर किया वो और ये जेम्स वेब ने कैप्चर किया। अब ये इंफ्रारेड लाइट से कैप्चर किया, इसलिए यहाँ पर देखो ये क्लाउड्स है, नेबुलास के डस्ट एंड गैसेस के क्लाउड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल लाइट है, लेकिन इंफ्रारेड लाइट की वजह से हम लोग इसके अंदर के स्टार रीजन्स में देख सकते हैं, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हम लोग को स्टडी करने के। तो ये इंफ्रारेड इमेजिंग में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो जेम्स वेब जिसके लिए जेम्स वेब बना है, वो इंफ्रारेड लाइट के लिए बना है। इंफ्रारेड लाइट की वजह से हम लोग ज्यादा दूर तक देख सकते हैं यूनिवर्स में, क्योंकि जितना आप दूर देखोगे यूनिवर्स में उतने गैलेक्सीज मतलब एक्सपांड होता है ना यूनिवर्स में, गैलेक्सीज की लाइट रेड शिफ्टेड होती है।
तो जितना दूर जाओगे यूनिवर्स में देखोगे उतना गैलेक्सी इंफ्रारेड लाइट इमिट करेगी। तो आप लोग को उतना दूर देखना है तो इंफ्रारेड इमेज से आप इंफ्रारेड विजन से आप देख सकते हैं यूनिवर्स को। आपको बिग बैंग के बाद इमीडिएट फॉर्म होगी होती हुई जो गैलेक्सी होगी वो अगर आपको देखनी है बिग बैंग के ऑलमोस्ट बाद में जो नए नए गैलेक्सीज फॉर्म हुए उनको स्टडी करना है तो इंफ्रारेड लाइट से ही स्टडी कर सकते हैं। सो ये हबल ने कैप्चर किया, ये जेम्स वेब ने कैप्चर किया। तो जेम्स वेब ने जो अभी तक जितने भी इमेज कैप्चर किए उनमें से सारे ने इमेज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा फेमस जो इमेजेस हुए थे वो मैंने आपको दिखाए। जेम्स वेब टेलीस्कोप और 10 इयर्स तक उसकी मतलब ड्यूरेशन है कि 10 इयर्स तक वो यूनिवर्स के सीक्रेट्स हम लोग को बताते रहेगी, वो वर्किंग में रहेगी। बट नॉर्मली उससे ज़्यादा जाएगी क्योंकि हबल टेलीस्कोप भी 10-15 इयर्स तक के लिए ड्यूरेबल थी, लेकिन अभी 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हबल स्पेस टेलीस्कोप को, अभी तक वो वर्किंग है। सो सेम जेम्स वेब भी हम लोग जैसा होप करेंगे कि जेम्स वेब भी ऐसे ही सेफ रहेगी, कोई मीटरऑइड उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा सन तक वर्किंग रहेगी। तो हम लोग यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से हम लोग स्टडी कर पाएंगे और ज़्यादा जान पाएंगे। तो हम लोग देख सकते कि ऑलमोस्ट 350 to 400 इयर्स पहले जैसा गैलीलियो ने स्टार्ट किया था एस्ट्रोनॉमी का एक नया और वो कैसे किस तरह से चालू हुआ था, अभी वो कैसे जा रहा है, मतलब साइंस किस तरह से इवॉल्व होता है बाय द पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गैलीलियो की वो टेलीस्कोप जिसने सबसे पहले जुपिटर्स के मून देखे थे, मून के क्रेटर्स देखे थे, और उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अनक्लियर थी कि ये सारी चीज़ें क्या है, लेकिन हम लोग ने अपनी क्यूरियोसिटी रखी, सारी चीज़ें फिगर आउट करते गए और फाइनली हम लोग इतने कैपेबल हो गए कि हम लोग अपने पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप बना सकते हैं और अपने हम लोग अर्थ के ऑर्बिट पे पहुंचा सकते हैं एटमॉस्फेयर के बाहर। ये ह्यूमंस का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी तक की ह्यूमंस ने बनाया हुआ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है ये टेलीस्कोप। तो अभी हम लोग ने देखा कि हम लोग ये सारी चीजें क्यों करते हैं, एस्ट्रोनॉमी एंड एक्सप्लोरेशन, ये सारी चीजें हम लोग के लिए क्यों जरूरी है। सो आप लोग को पता है हम लोग ह्यूमंस वी आर इंटेलिजेंट स्पीशीज, लेकिन हम लोग इंटेलिजेंट स्पीशीज क्यों है, हम लोग को क्यों बोला इंटेलिजेंट स्पीशीज, क्योंकि हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी है। नॉर्मली दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं क्या है ये प्लैनेट्स, हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग का एटीट्यूड नहीं था। हम लोग का एटीट्यूड था कि ये सारी क्या चीज़ें कैसे वर्क करती है ये हम लोग को जान के देते हैं। तो इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग ने आग जलाना सीखा जंगल में, इधर हम लोग इवॉल्व हुए, घर बनाना सीखा, देन और फिर हम लोग ने स्काई की तरफ जब देखा तभी हम लोग ने अपने एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा कि हम लोग यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं और हम लोग कहाँ से आए, हम लोग कैसे बने, हमारे यूनिवर्स कैसे बना है कंप्लीटली। ये क्वेश्चंस हम लोग ने पूछे और हम लोग ने आंसर्स फाइंड करने के लिए हमारी जर्नी शुरू की। वहाँ से फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी और बाकी साइंस इवॉल्व होना चालू हुआ और फिर वहाँ से हम लोग एक इंटेलिजेंट स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म हो गए। और अगर आगे भी हम लोग ऐसी क्यूरियोसिटी मेंटेन रखेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो और भी ऐसे मिरेकल्स होंगे फ्यूचर में। और जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसे और भी हम लोग ऐसी चीजें बनाएंगे जो लोग यूनिवर्स को समझने में और भी बेटर होगी और भी ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे उस चीज़ों को। तो थैंक यू ऑल यू। यहाँ पर देख सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूनिवर्स ऑफ उत्तर को ये मेरा पेज है। यहाँ पर मैं डेली एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड फैक्ट्स पोस्ट डालते रहता हूँ, हमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करना है। सो अभी यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना होगा टेलीस्कोप के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन आया होगा तो पूछो। क्वेश्चंस पूछो, साइंस मतलब क्वेश्चंस पूछना ही होता है। हम लोग ने क्वेश्चंस पूछे, क्यूरियोसिटी थी, इसलिए हम लोग इतने आगे बढ़े। तो आप लोग भी अगर क्वेश्चंस पूछोगे तो आप लोग का भी नॉलेज बढ़ेगा। जेडब्ल्यूएसटी एक्चुअली सन को ऑर्बिट करता है। ये लैग्रेंज पॉइंट मतलब अर्थ के पीछे सन के अपोजिट साइड में 150 मिलियन माइल्स दूर है और वहां से वो सन को ऑर्बिट करता है अर्थ के साथ। और आप लोग पहले किसको पूछना है क्वेश्चंस? ये टेलीस्कोप
इसे नियर एंड फिर इंफ्रारेड, ये ऑप्टिकल के लिए भी नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑप्टिकल तो हम लोग देख रहे हैं हमारे से, हम लोग को इंफ्रारेड की जरूरत है इसलिए बनाते हैं। और अच्छा हाँ हाँ, ये क्या है यहाँ पर कि ये कैसे करें टेलीस्कोप का डिजाइन न्यूटोनियन नहीं है ये। यहाँ पर ये जो टेलीस्कोप जो पैराबोलिक कॉन्केव मिरर है, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी सेकेंडरी मिरर, सेकेंडरी मिरर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पर होल है, होल से यहाँ पर सेंसर्स भी करेगा। तो इस तरह से उसका डिजाइन है। इसको कैसे करें टेलीस्कोप डिजाइन करो, मतलब पहला गैलीलियो के जैसे रिफ्रैक्टर्स टेलीस्कोप थे, फिर न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर है उसका डिजाइन, फिर कैसे करेंगे और अपना डिजाइन क्या है, कैसे करेंगे हबल का भी सेम ऐसे ही है, उसमें कॉन्सेंट्रेट कौन होता है मिरर्स को और यस हेक्सागोनल क्यों है, वो इस तरह से बनाए हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की। नॉर्मली हम लोग बड़ी मिरर भी बना सकते थे कंप्लीटली 6.5 मीटर्स की, लेकिन इतनी बड़ी मिरर बनाना मतलब अपना मटेरियल हैवी हो जाती है, तो हम लोग ने क्या किया हेक्सागोनल सेगमेंट्स बनाए छोटे छोटे, जो उनको ज्वाइन करके एक लार्ज मिरर बनाए। तो हेक्सागोनल कैसे ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट होता है वो शेप, असेंबली कीजिए, हाँ असेंबली में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोणाला अजून, ओके सो डन। माझी एक शंका आहे, समजा आपण तुम्ही जो कार्यक्रम केलेला अवकाशामध्ये भारताची प्रगती तर तसा एक कार्यक्रम म्हणजे सर्व लोकांना काय पाहता आलं नाही, अच्छा चालेल, जास्त झालेली नव्हती, तर तो एक कार्यक्रम परत आयोजित करावा। अच्छा चालेल, मी द्यायला रेडी आहे, मला सांगा कधी ऑर्गनाइज केलं असेल। आपण जास्ती देऊ काय याच्यापेक्षा पण दुसरा एखादा मोठा हा चालेल ना, असं विचार म्हणजे आपलं अज्ञान किती आहे, ज्ञानाची पाहिली म्हणजे आपलं अज्ञान कळणं, त्याची ही अज्ञान आहे ते मला कळणं, खूप अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं त्याबद्दल आभारी आहे। आणि दुसरं असं की तुम्ही जे म्हणाल मोडी ॲस्ट्रॉनॉमीसाठी खूप आयडियल आहे आणि मित्रांनी मला सांगितलं, तर माझं एक विनंती की माझं घर जे आहे ते त्यातल्या जरा उंचावर आहे, ते गच्चीवरून बरंच चांगलं दिसतं, तिथं मला जर काही स्टडीज करायचं असेल तर मला आणि काही डेमॉन्स्ट्रेशन्स करायचे असतील तर मला हॅपीली। जैसे आपने कहा कि हमारी यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग, तो हमारी यूनिवर्स की तरह दूसरी यूनिवर्स भी हो सकती है, मींस मल्टीवर्स। हाँ मल्टीवर्स थियरी ये अभी तक थियरी है कि हमारा इसका क्वेश्चन क्या था कि जैसा हमारा एक यूनिवर्स है कंप्लीट पूरा जितना 10 बिलियन गैलेक्सीज है हमारे इस यूनिवर्स में, वैसे और भी यूनिवर्स हो सकते हैं या नहीं, इसका आंसर यस भी नहीं है, नो भी नहीं है, अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है। थियरीज है ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, स्ट्रिंग थियरी जैसी है, ब्रायन ग्रीन फिजिसिस्ट ब्रायन ग्रीन गूगल पे सर्च करना, उनका बहुत रिसर्च होता है मल्टीवर्स एंड स्ट्रिंग थियरी पे, अगर आपको पढ़ना है तो उनके रिसर्च पेपर्स यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है तो हमारे पास भी एक चीज जो स्लो स्पीड से हमसे दूर जा रही है, पर दूर की चीज फास्ट क्यों? अच्छा एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में ज्यादा पता है नहीं, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, बट यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मली जो गैलेक्सी है एडविन हबल ने 1920s में बुकर टेलीस्कोप से क्या किया कि जितने भी गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में उन सारी गैलेक्सीज का एक स्पेक्ट्रम निकाला। स्पेक्ट्रम मतलब क्या था, प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होकर यहाँ पे आपको 7 कलर्स मिलेंगे, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो उसने कहा सारे स्पेक्ट्रम रेड शिफ्टेड थे, मतलब डॉप्लर शिफ्ट, मतलब उससे पता चलता है कि हम लोगों की यूनिवर्स में जितने भी गैलेक्सीज है सारी एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि एक्चुअली गैलेक्सीज दूर नहीं जा रही है, गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है वो एक्सपांड हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को लग रहा है गैलेक्सी दूर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप बलून ले लो,
बलून के ऊपर एक छोटे छोटे सर्कल्स निकालो और बलून को ब्लो करो। एक्चुअली जो सर्कल्स वो दूर नहीं जा रहे हैं, बलून का सरफेस एक्सपांड हो रहा है, उसके वजह से हम लोग को दिख रहा है कि वो दूर जा रहे हैं। सेम इज विद दिस, जो आइंस्टाइन ने जो जनरल थ्योरम ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसमें उन्होंने बोला कि पूरा यूनिवर्स जो है वो एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, चादर जैसा। उस चादर के ऊपर वो ये सारी चीजें, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स, ये सारी उनके ऊपर है। तो ये जो चादर है वो एक्सपांड हो रहा है और उसके वजह से ये हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि सारी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस ही एक्सपांड हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को दिख रहा है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स दूर जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। और ये एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, और जितना दूर देखोगे ना यूनिवर्स में, उतनी गैलेक्सीज और फास्ट हम लोग से दूर जा रही है। मतलब ये यूनिवर्स का एक्सपांशन एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अथर ये किसने खोज किया है, बताया है कि एक मिनट, थोड़ा आवाज। ये किसने खोज किया है, बताया है कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं? मतलब प्लैनेट सन के अराउंड ये किसने डिस्कवर किया? ये कोपरनिकस ने, निकोला कोपरनिकस। एक्चुअली उस टाइम पे ऐसा बिलीव था कि अर्थ सेंटर में, जियोसेंट्रिक थ्योरी उस टाइम पे थी कि अर्थ सेंटर में सन और सारे प्लैनेट्स उसको ऑर्बिट में, लेकिन कोपरनिकस पहला आदमी था जिसने अपने केयरफुल ऑब्जर्वेशन से ये प्रेडिक्ट किया और कंक्लूड किया कि अर्थ इज नॉट द सेंटर, सन सेंटर में और सारे प्लैनेट्स उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उससे हम वो देख सकते हैं मोर पावरफुल टेलीस्कोप से। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है कि जितना यूनिवर्स जितना हम लोग देख सकते हैं, मतलब मैंने बोला कि यूनिवर्स जैसे एक्सपांड हो रहा है, तो जितना दूर आप यूनिवर्स में देखोगे ना, उतनी गैलेक्सीज और फास्ट हम लोग से दूर जा रही है। तो एक सर्टेन पॉइंट आता है, वहां से स्पेस इतना एक्सपांड हो रहा है कि गैलेक्सीज की जो रिसेप्शन वेलोसिटी, मतलब गैलेक्सी कितनी फास्ट हम लोग से दूर जा रही है, वो वेलोसिटी लाइट के स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट से, और उस पॉइंट से वो एक स्फीयर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब उस पॉइंट से जो आगे की गैलेक्सीज है वो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट हम लोग से ज्यादा दूर जा रही है। तो अगर लाइट की स्पीड से दूर जा रहे हैं तो उनसे निकलती हुई लाइट हम लोग तक कभी पहुंचेगी नहीं और हम लोग उनको कभी देख नहीं सकते। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ऐसा है कि कितनी भी पावरफुल टेलीस्कोप होने दो, उसके बाहर आप देख नहीं सकते। जैसे हमारा अर्थ है जहाँ पे लाइट एग्जिस्ट करती है, वैसे और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं और यूनिवर्स में। इसका भी आंसर अभी तक कुछ पता नहीं हम लोग को कि दूसरे प्लैनेट पे भी लाइफ हो सकती है या नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और किसी भी इवेंट में ये क्वेश्चन आता ही है कि और किसी प्लैनेट पे लाइफ है। क्या है कि इस पॉसिबिलिटी को हम डिनाई नहीं कर सकते कि आगे और भी किसी प्लैनेट पे हो सकती है नहीं, लेकिन अभी तक हम लोग को कहीं भी मिल ही नहीं है ऐसे लाइफ, तो हम लोग कंफर्म नहीं बोल नहीं सकते ना। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स मिले कि जहाँ पर लाइफ इवॉल्व होने के लिए हैबिटेबल सिचुएशंस है, मतलब वो प्लैनेट्स प्रॉपर डिस्टेंस है सन से, और उसका एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, प्लैनेट का ग्रेविटी भी बराबर है, अर्थ जितना है, कंपोजिशन भी अर्थ जैसा है, लेकिन वहाँ पे लाइफ हो सकती है या नहीं हम लोग बोल नहीं सकते। उसमें से एक केप्लर 452b एक ऐसा प्लैनेट है जो उतना हैबिटेबल जरूर है। अभी मिशन मतलब इसका भी जितना ज्यादा हो सके ऑब्जर्वेशन के अंदर, ये ऑब्जर्वेशन ज्यादा से ज्यादा करना उसका, मतलब जितना भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है उनका ऑब्जर्वेशन ये करेगा, इमेजेस कैप्चर करेगा अलग अलग वेवलेंथ्स के, और फिर इनके जो इमेजेस आते हैं, हमने की जो डेटा आता है कि वहाँ पर क्या कौन से लाइट वेवलेंथ वहाँ से इमिट होती है, वो सारा डेटा को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट लोग, और उनको स्टडी करके हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। Okay, so